चलिए फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स यूजेस अ फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक तो सबसे मेजर जो गलती करते हो, टोटल इंटरनल हमेशा रिफ्रैक्शन बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स 90%, जबकि ये रिफ्लेक्शन है। तो टीआईआर में क्या होता है, व्हेन द लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, दो कंडीशन है टीआईआर की। व्हेन द लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, इट बेंड इटसेल्फ इन द सेम मीडियम व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये इंटरव्यू का भी एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टीआईआर। उसके बाद क्रिटिकल एंगल भी पूछा जाता है, दैट क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन वैसे फिनोमिना क्या है, क्योंकि वो उसी सेम मीडियम में बेंट हो गया, तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है वहां रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, बट फिनोमिना रिफ्लेक्शन है क्योंकि लाइट सेम मीडियम में बेंट हो जाती है। ठीक है तो इसकी एप्लीकेशंस है, मिराज है, लूमिंग है, ऑप्टिकल फाइबर्स है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है, दीज ऑल आर एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। तो टीआईआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो उसमें रिटर्न में भी पूछा जाता है उससे, और इंटरव्यू का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एन इनफ्लेटेड बलून विद अ हैवी रॉक टाइड टू इट सबमर्ज्ड इन वाटर। सबमर्ज्ड मतलब ठीक है, हाफ से कुछ ना कुछ ज्यादा ही अंदर। तो एक बैलून था जिसको एक रॉक से टाइट किया गया और वो सबमर्ज्ड है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटली नीचे जा चुका है। एज द बैलून सिंक्स डीपर एंड डीपर द बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सबमर्ज्ड हो चुका है, तो जितनी वॉल्यूम उसको डिस्प्लेस करनी थी वो मोस्ट ऑफ वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर चुका है। हाँ, जितनी बाइंड फोर्स लगनी थी लग चुकी है। अब क्या रहेगी, रिमेन्स लार्जली अनचेंज्ड, क्योंकि जो बाइंड फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी रो जी। बी इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, कि जो इमर्स्ड पार्ट है उस ऑब्जेक्ट का, वो कितने फ्लूइड की वॉल्यूम को या कितनी वॉल्यूम के फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, वो उतने ही को करेगा जितना उस पे बाइंड फोर्स लगी। तो बाइंड फोर्स इज इक्वल टू द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये हमने किसमें पढ़ा था, आर्किमिडीज में, एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन। नेक्स्ट, द फिनोमिना इंटरफेरेंस अकर फॉर। इंटरफेरेंस में क्या होता है, टू वेव्स सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर फ्रॉम द कोरेंट सोर्सेस। कोरेंट सोर्सेस थे जिसमें दो वेव्स जो होती हैं सेम फ्रिक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की, एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस की सुपर इम्पोज होती हैं। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहे थे। तो कंस्ट्रक्टिव में क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ होती है, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होके आता है, रिजल्टेंट हमें ब्राइट मिलता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होके मिलती है, जबकि डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी मिनिमम होके मिलती है। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस उसमें बनते हुए जाते हैं। यंग्स जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो इनका बहुत फेमस था, इंटरफेरेंस के लिए था वो। तो इंटरफेरेंस किस किस के लिए होता है, क्या सिर्फ साउंड वेव्स के लिए होता है, लाइट वेव्स के लिए होता है, या दोनों के लिए होता है? तो दोनों के लिए ही होता है, लाइट के लिए भी और साउंड के लिए। साउंड वेव्स भी सुपर इम्पोज होती हैं, जो बीट्स बनती हैं, कंपोज कर देते हैं ना। तो जैसे देखा होगा किसी सॉन्ग का रिमिक बना दिया, उसका मॉडिफिकेशन कर दिया, तो वो साउंड वेव्स को क्या कर देते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं। तो जो बीट्स बनती हैं या स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं वो क्या है, इंटरफेरेंस। और लाइट का भी इंटरफेरेंस होता है, तो दोनों का ही इंटरफेरेंस होता है। लाइट में जैसे ये होता है, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों में ही कर देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स। हमने किया था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, उसमें हमने क्लियर देखा था कौन कौन सी कंजर्वेटिव थी, कौन कौन सी नॉन कंजर्वेटिव थी। तो कंजर्वेटिव में हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, तो कंजर्वेटिव में हमने पढ़ी थी सबसे पहले ग्रेविटेशनल,
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड वन इज स्प्रिंग, जबकि नॉन कंजर्वेटिव में हमने की थी नॉर्मल फोर्स, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, वेट, हाँ, एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस, टेंशन, विस्कस ड्रैग, विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग या सिंपली ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस, वो एक ही फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस इन विच द वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्जेस क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या रिपेल करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स में दो मासेस, दो बॉडीज क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो वो अट्रैक्शन ऐसे हो रही है या वो ऐसे अट्रैक्शन हो रही है, कैसे पाथ फॉलो किया जा रहा है, उस पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यूज। तो जिनका वर्क डन पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, द फोर्सेस हुज path is independent, whose work done is independent on the path followed, those forces are conservative forces। ये हमने किया था एनएलएम में भी, और स्टार्टिंग से ही जो जो फोर्स करते आ रहे हैं हम साथ साथ में डिस्कस करते हैं कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं, नॉन कंजर्वेटिव। तो ये वाली कंजर्वेटिव की थी, ये वाली नॉन कंजर्वेटिव की थी। तो कौन सी कंजर्वेटिव है, तीन, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे एक फ्रिक्शनल भी इंक्लूड कर लो। ओबीसी में आए नॉन कंजर्वेटिव। नेक्स्ट इज रेड कलर लाइट इज विजिबल फ्रॉम कंपैरेटिवली फार डिस्टेंस बिकॉज ऑफ। ये क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द कलर ऑफ सन अपीयर्स टू बी रेडिश ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज, तो इट इज बिकॉज ऑफ रिले स्कैटरिंग। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, रिले स्कैटरिंग, in which the intensity of scattering is inversely proportional to the fourth power of wavelength। okay, so it depends, it is due to the relay scattering। So according to relay scattering, the intensity of scattering is inversely proportional to fourth power of wavelength। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। इसके साथ साथ ऐसा ही सा क्वेश्चन है, व्हाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू, तो रीजन इज रिले स्कैटरिंग। पहले क्या बताओगे, पहले मैंने बहुत बार बताया, जब भी इंटरव्यू क्वेश्चन बताओगे पहले उसका मेन एक जो स्पेसिफिक रीजन है वो दोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर वो क्यों है ब्लू कलर, क्यों है स्काई का, या रेड कलर क्यों है सन का, फिर वो स्पेसिफाई करोगे। तो ड्यू टू रिले स्कैटरिंग द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ एज द कलर, अगर स्काई की बात करो, एज द कलर ऑफ ब्लू, एज द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू कलर इज लेस, दैट वाई इट स्कैटर मोस्ट। क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम है इसलिए ये स्कैटर ज्यादा होगा। ठीक है, स्काई ब्लू, जबकि हाँ ओशियन ब्लू भी इसी वजह से होता है। सन रेडिश या रेड क्यों है, क्योंकि जो रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो हाई होती है, दैट्स वाई ये स्कैटर लेस होता है। हम याद करते हैं लंबी टांग वाला बच्चा से कि रेड की वेवलेंथ हाई है, वो स्कैटर नहीं होता है, सीधा सीधा चलता है। तो जैसे ही सनराइज हुआ 7 कलर्स थे उसमें, तो 7 में से लंबी टांगों वाला बच्चा सबसे पहले हमारे तक पहुंचेगा। ऐसे ही सनसेट हो रहा है, लास्ट तक जो हमारे पास रहेगा वो रेड कलर रहेगा, क्योंकि वो स्कैटर नहीं हो रहा, हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है,
तो रेड कलर दूर से ही दिखाई दे जाता है, जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं दे आर ऑल्सो रेड ड्यू टू हाँ लॉन्गर वेवलेंथ। रिले स्कैटरिंग, इट स्कैटर लीस्ट, तो ये हो गया लेस स्कैटरिंग। ये भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टू चार्जेस Q1 and Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस D and the force acting between them is F. If a medium of dielectric constant K की कितनी वैल्यू है 4 is introduced around them, then force will be, पहले जो फोर्स थी वो थी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलम फोर्स उसको कहते हैं। हाँ K Q1 Q2 ओवर हाँ D डिस्टेंस है तो D स्क्वायर लिख देते हैं। F डैश जो हुई वो कितनी हुई, K कांस्टेंट भी आ गया, ठीक है, तो जो K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, एप्सिलॉन नॉट होता है फ्री स्पेस की परमिटिविटी के लिए, लेकिन अब फ्री स्पेस की नहीं रही, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया वहां पे, उसकी परमिटिविटी होगी, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैसे तो 4 फॉर्मूला है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स भी है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटेंस भी है, परमिटिविटी भी है और परमेबिलिटी भी है, चारों के बेसिस पे है। पर यहां जो बात है वो क्या आएगा, यहां पे आएगा K की वैल्यू जो होती है वो होती है F नॉट, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम और फ्री स्पेस अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द मीडियम। अब उस मीडियम की बात हो रही है तो मीडियम में फोर्स कितनी रह जाएगी, F नॉट अपॉन K। K कितनी वैल्यू का है 4 वैल्यू का, तो कितना आ जाएगा F नॉट अपॉन, तो पहले के कंपैरिजन में F नॉट कह लो या F कह लो, इसमें F गिवन है, तो जितनी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वैक्यूम की फोर्स उतने ही फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है। जैसे यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 थी तो जो फोर्स है वो भी 4 से रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि 1/4 रह जाएगी, जब हमने एक मीडियम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया बिटवीन द टू चार्जेस। समझ गए, तो फोर्स क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी। जबकि कैपेसिटेंस की बात करोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक। समझ गए, फोर्स उतने ही फैक्टर से क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी, बल्कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन इक्विपोटेंशियल नाम से ही पता चल रहा है इक्वल पोटेंशियल होती है एट एवरी पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज आर दो सर्फेसेज व्हिच हैव सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तीनों पॉइंट से पोटेंशियल क्या रहेगी सेम रहेगी। अब जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जब पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन कितना होगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, देखो यहां पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहां पे भी 10 वोल्ट है, यहां पे भी 10 वोल्ट है, इन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर हम डिफरेंस निकाल लें, ये ए पॉइंट है सपोज, ये बी पॉइंट है, तो वी ए माइनस वी बी, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, है ना। तो डेल्टा वी कितना आएगा 10, यहां भी 10 वोल्ट है वहां भी 10 वोल्ट है, डेल्टा वी कितना आया 0। मतलब दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल का डिफरेंस 0 है, यहां भी सेम है यहां भी सेम है, डिफरेंस इनका कितना आया 0 आया, तो वर्क डन कितना आएगा 0 आएगा। तो वर्क डन का और फॉर्मूला क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी या कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, फीचर्स पढ़े थे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में क्या क्या चीजें होती हैं, और ये हमने बहुत बार किया ना, बहुत सारे स्पोर्ट्सशिप के एग्जाम्स में भी किया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में पोटेंशियल सेम रहती है एट एवरी पॉइंट, वर्क डन 0 होता है। एक और चीज थी जिसमें भी वर्क डन 0 था, कब 0 था, हाँ जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है, जैसे सैटेलाइट है, जैसे अर्थ है, जैसे मून है,
तो इनका जो वर्क डन है वो 0। हाँ, कुली वाले केस में भी वर्क डन 0। इसका जो एंगल होता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर वाले केस में वो 90 डिग्री हो जाता है, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, एफ एस कोस थीटा, कोस 90 डिग्री पे 0 हो जाता है इसीलिए। और ये हम बहुत बार कर चुके जब भी सर्कुलर की बात आती है। तो इसमें क्या होगा, वर्क डन, वर्क इज डन ऑन द चार्ज, वर्क इज डन बाय द चार्ज, वर्क डन इज कांस्टेंट या नो वर्क इज डन। तो नो वर्क इज डन यानी कि वर्क डन क्या होगा, 0 होगा इन इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। कुछ और चीजें आती हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, 0 या कांस्टेंट? इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट या 0? बताओ। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0 या कांस्टेंट? 0, क्योंकि वर्क डन क्या है, 0 है। तो वर्क डन होता है E डॉट डी एस। तो जब वर्क डन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0। ये वाली बात हमने की थी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी कि देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर, होलो कंडक्टर। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वहां पे अंदर सरफेस में नहीं होंगी। वो बात याद है, होलो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हमने इस पे बेस्ड वो भी क्वेश्चन किया था कि जैसे वो वाला भी है इसमें कि एक उसके अंदर एल्यूमिनियम के फॉयल के अंदर फोन को रैप कर देते हैं तो सिग्नल्स नहीं मिलते हैं। तो इसका भी रीजन वही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। याद है? चलो ये चीजें कर लेना। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ 20 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। It is placed in a magnetic field of intensity 0.5 Weber per meter square. The magnetic dipole moment of the coil is। जब कोई चीज सर्कुलर मूव करती है, स्पेशली या एटम हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करो या किसी कोयल की बात करो, कोयल में भी क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है ना। तो सर्कुलर लूप पे मैग्नेटिक डायपोल ऑफ अ सर्कुलर लूप क्या होता है, M इज इक्वल टू, कैपिटल M इज इक्वल टू NIA। N is a number of turns, I is current and A is area। तो एरिया में रेडियस दे रखा है, वायर का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज पुट करो। तो नंबर ऑफ टर्न्स वी हैव इज 20, करंट इज 3 एंड A इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर को कन्वर्ट कर दो, स्मॉल r 4 सेंटीमीटर है यानी कि 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर। तो स्क्वायर कर दो इसका, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 स्क्वायर। फाइंड द गिवन वैल्यू, कैलकुलेट इट। करो जल्दी फटाफट कैलकुलेट। करो करो, बताओ मुझे। 0.3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। डन। डन। यस, गॉस थ्योरम बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमसीटी के लिए भी है, हो सकता है इंटरव्यू में भी पूछ ले। तो गॉस थ्योरम भी करके जाना। There are 3 point charges +2q, -q and +3q. Two charges 2q और -q are enclosed within the surface। दो अंदर है और +3q क्या है, लूप से बाहर है। So what is the electric flux due to this configuration through the surface S? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा,
हमने गॉस थ्योरम की थी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। जो फ्लक्स होगा फाई ई वो कितना होगा, टोटल चार्ज जो एनक्लोज्ड है किसी क्लोज्ड सरफेस में उसके कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स हो Q/ε0। यहां साफ साफ दिख रहा है एनक्लोज्ड मतलब चार्ज वही काउंट करना है जो सरफेस के अंदर है, बाहर से कोई लेना देना नहीं है। अब नेट चार्ज देखना होता है यहाँ पे, अब ये प्लस का ये माइनस का है तो प्लस क्यू माइनस क्यू कितना आया, प्लस क्यू आया। हाँ तो फाई ई कितना आएगा, Q/ε। ठीक है, तो Q/ε, ए ऑप्शन। ठीक है, हो सकता था यहां 0 भी आ जाता, कब आ जाता, जब ये 2Q होता तो यहां आंसर आता 0। तो हमें चार्ज हमेशा कौन सा देखना होता है, जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है उसका। ठीक है, तो कितना रहेगा, Q/ε0, ई नॉट नहीं है ये। In general, the metallic rods are suspended on the carriers taking inflammable material. The reason is, बहुत बार किया है ये क्वेश्चन हमने, कि जो व्हीकल्स जैसे ट्रक है या हमने एरोप्लेन की बात की थी कुछ दिन पहले, तो इनमें एक फ्रिक्शन की वजह से, कि हाई स्पीड होती है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज एक्यूमुलेट होता है, स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट होता है। उस चार्ज की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस ना हो जाए, आग ना लग जाए उनमें, इसीलिए व्हीकल्स में, ट्रक वगैरह में एक मेटेलिक रोप सस्पेंड की जाती है विच टचेज द ग्राउंड सरफेस या रॉड। ठीक है, तो वो क्यों की जाती है, मेटेलिक रोप हैंग, ताकि जो भी स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से बिटवीन टू सरफेसेस, वो क्या हो सके, डिस्चार्ज हो सके या अर्थिंग हो सके, उसकी सारा का सारा चार्ज कहां चला जाए, नीचे अर्थ में अर्थिंग हो जाए। तो जो भी इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है उसको कोई भी नुकसान ना हो। इन्फ्लामेबल मतलब जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल ट्रक भर भर के जाते हैं ना, या प्रोपेन गैस जाती है या हाइड्रोजन गैस जाती है, तो इनको कोई नुकसान ना हो उस फ्यूल को हीट एनर्जी की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो वो क्या है, वो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज ही तो एक्यूमुलेट होता है जिसकी वजह से हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो वो ना हो इसलिए कि मेटेलिक चेन लटकाई जाती है। या जो एरोप्लेन के टायर्स होते हैं वो एक स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं, वो भी इसी वजह से, क्योंकि हाई स्पीड बहुत होती है एरोप्लेन की, और हर बार चेक भी किए जाते हैं कि इनको चेंज करना है या नहीं करना है, और फ्रिक्वेंटली चेंज भी करे जाते हैं वो टायर्स। ये किसकी वजह से होता है, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कैरियर, उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अर्थ के पास रखने के लिए, या जो बॉडी है उसकी, उसको अर्थ के कांटेक्ट में रखने के लिए। हाँ, क्योंकि जो टायर्स होते हैं वो तो इंसुलेटिंग मटेरियल के हैं, अगर कोई मेटेलिक चेन और पूरी बॉडी उस मेटल की है तो चार्ज जो जनरेट होगा वो कहां जाएगा, मेटेलिक बॉडी पे जाएगा, पूरी में फैल जाएगा। तो इसलिए कि मेटेलिक चेन लगाई जाती है ताकि जो भी चार्ज हो वो अर्थ में, क्योंकि अर्थ इज अ ह्यूज कंडक्टर। ठीक है, तो सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाए, इसलिए अर्थ के कांटेक्ट में उस व्हीकल को रखने के लिए वो मेटेलिक रॉप हैंग की जाती है, सस्पेंड की जाती है। इन द इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू सी, ए इज द करंट डेंसिटी, ये क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। जे इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, I/A। सी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे हमें नहीं पता क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है, या बॉक्स बना देते ताकि हम फिल कर। और सी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि E। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन J डैश एंड E, क्या था, J इज इक्वल टू क्या था, गुड, हमने पढ़ा था, यस, J इज इक्वल टू सिग्मा E पढ़ा था, लेकिन सिग्मा तो इज इक्वल टू के उधर था, अगर सिग्मा को यहां लाओगे तो J इंटू 1/सिग्मा, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कंडक्टिविटी लगाया होगे, बट जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां आके 1/ हो जाएगा, वो क्या है, रेजिस्टिविटी। हाँ गुड।
तो ये सब फॉर्मूले याद रखने बहुत जरूरी हैं, इस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है बेसिक जो फॉर्मूला है, बट इसको यहां ले आए तो रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा कंडक्टिविटी था और यहां क्या आएगा, रेजिस्टिविटी। ठीक है, किरचॉफ लूप लॉ, इसको हम केवीएल भी कहते हैं, मैं बहुत बार बताती हूं। इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसको ओबे करता है, केवीएल है। केसीएल होता तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता, लेकिन केवीएल है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कौन कौन से लॉ या थ्योरम है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेंजेस लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी हैं जो किसको ओबे करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केसीएल जो है वो चार्ज के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लेकिन यहाँ पे लूप लॉ की बात हो रही। लूप क्या होता है, केवीएल। नेक्स्ट है, इन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ, करंट आपको गिवन है 0.8 एम्पियर, वर्क्स ऑन, पोटेंशियल कितनी है 250 वोल्ट ऑन द एवरेज 8 आवर्स अ डे, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड। हमने पावर के 3 फॉर्मूले कर रखे हैं, P इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। गिवन चीजों के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले हमेशा गिवन चीजें लिखते हैं, फिर देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब V और I गिवन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वी आई। तो V है 0.8, पोटेंशियल ये V है 250 और I है 0.8, कितनी आई पावर, जल्दी बताओ फटाफट। लेकिन ऑप्शन 200 क्या आई, 200 वोट नहीं, अभी पहले इतनी जल्दी जज मत करो, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो कीर्तन हो सकता है, देयर इज द पेन। ठीक है, उसके बाद है पावर हमारी निकल गई 200 वोट, या अगर किलो वोट में भी हो, क्योंकि एक ऑप्शन किलो वोट का भी है, अगर किलो वोट में भी हो तो वोट को अगर किलो वोट में चेंज करना हो, किलो में 10⁻³ होता है, यानी कि 1000 होता है, तो 200/1000 कितना आ गया 0.2 kW। तो ऑप्शन तो ये भी है ना। तो उसके बाद क्या निकालना, इफ द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चार्जेस 5 रुपीज फॉर 6 kWh, व्हाट इज अ मंथली बिल फॉर 60 डेज। इसका मतलब हमारा तो KW में आया है ना, टाइम है 8 घंटे, तो पहले हम टाइम से मल्टीप्लाई करके एक दिन का निकाल लेंगे कि एक दिन में 8 घंटे चल रहा है, तो एक दिन का कितना आया, फिर 60 का निकालते हैं और 5 रुपए लगते हैं 6 kWh के लिए। तो टोटल जो आएगा एक मंथ का, उसके कितनी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट निकालो, जल्दी करो। तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी गई है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर हमारी आई है KW में आ गई, हमें आवर में भी कन्वर्ट करना है इसको, तो 0.2 आवर के लिए 8 आवर्स हो गए, KWH में आ गई, कितनी आई, कितनी 1.6 आ गई KWH, है ना। अब इसको कन्वर्ट करो, ये आई है एक दिन की, ये किसकी आई है 1 डे की, हमें निकालनी किसकी है, पर आवर नहीं आई है, मतलब एक दिन की आई है कि इतनी पर आवर पर 1 डे, 8 आवर्स हो गए ना, एक दिन में 8 घंटे हो गए, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, एक दिन में 8 घंटे।
हाँ, एक दिन में। तो अब 60 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 1.6 इंटू 60 डेज। अच्छा, मंथली बिल फॉर 60 डेज, तो 60 डेज तो 2 महीने हो गए। करो, कितना आता है 2 महीने का? तो 96 kWh आ गया 2 महीने का, 60 डेज का। अब ये क्या कह रहा है कि 5 रुपीज फॉर 6 kWh, यानी कि हमें कॉस्ट निकालनी है ना। 6 kWh की कॉस्ट कितनी पड़ती है? 5 रुपीज पड़ती है। तो 96 kWh की कितनी पड़ेगी? तो 5/6 इंटू 96 कितने आए? 80 रुपीज। बहुत सस्ता है इनका तो, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, पूछ क्या रखा है, और पावर पूछ रखी है या एनर्जी पूछ रखी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ऐसे तो कोई भी एनर्जी है उसकी ऐसा यूनिट जूल है, पर हर एक की अपनी प्रैक्टिकल या कॉमर्शियल यूनिट भी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या है? KWH, किलोवाट आवर। तो उसको KW में कन्वर्ट करना जरूरी था। हो गया? तो इससे कंसेप्ट भी रिवाइज होते चले जाएंगे तुम्हारे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैसे तो पहले 4 जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 बल्ब्स B1, B2, B3 of 40, 60 and 100 watt connected in parallel with 220 volt बैटरी। पहले तो कॉम्बिनेशन चेक करना होता है कि सीरीज है या पैरेलल है। फिर जिन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग से किया है या भी होगा भी आगे 12th का स्टार्ट होगा, तो हमने जब पहले किया था तो सीधा सीधा ये बात की थी कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो कंज्यूम्ड पावर आई थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थी आर के, है ना। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करो तो आर इज इन पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। अब पहले रेजिस्टेंस देख लो कि किसका कितना निकलता है। 220 वोल्ट है, 40 के हिसाब से देखो। या हमने डायरेक्ट भी बात की थी कि जो पावर कंज्यूम्ड होगी वो रेटेड पावर के क्या थी? सीरीज में क्या थी? सीरीज हो या पैरेलल दोनों में ही क्या थी? इनवर्सली थी। याद आया? तो कंज्यूम्ड पावर के हिसाब से कितना आ जाएगा? या रेजिस्टेंस निकाल के कर लो तुम, वैसे याद नहीं रहेगा। पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, 40 वॉट का रेजिस्टेंस निकालो, 60 का निकालो और 100 का निकालो। निकालो, इसका रेजिस्टेंस कितना आता है, इसका कितना आता है, इसका कितना आता है? जल्दी निकालो फटाफट। कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? P इज इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V² R से, और सीरीज में I² R या V² R से भी कर लो, कोई से भी कर लो। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा V²/P। करो जल्दी फटाफट। 40 वॉट का रेजिस्टेंस कितना आता है? 484। V²/P कर लो ना, तो 220 इंटू 220 अपॉन कितना है? 40। 1210 ओम। 40 वोट वाले का आया। इसका बताओ कितना आया? कितना? 806, 806 ओम। इसका ठीक है, तो ये आएगा रेजिस्टेंस। अब ये देखो, इनवर्सली में क्या है? पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा सबसे, उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो कौन सा आता?
डायरेक्टली होता 40 वॉट वाले की पावर ज्यादा होती अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कंज्यूम्ड पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता, 40 वोल्ट वाला ब्राइटर ग्लो करता, पावर ज्यादा होती, हीट एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस करता, फ्यूज भी सबसे पहले यही होता। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात है क्वेश्चन में, तो 100 वॉट वाला जो बल्ब है वो ब्राइटर ग्लो करेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सबसे ज्यादा पावर होगी B3 की, फिर B2 की, और फिर सी ऑप्शन इज द करेक्ट। बात समझ में आई? याद क्या रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कंज्यूम्ड पावर है, 3 पावर होती है, रेटेड पावर, कंज्यूम्ड पावर, इफेक्टिव पावर। बात समझ में आई? तो जो कंज्यूम्ड पावर है वो डायरेक्टली है आर के सीरीज में, इनवर्सली है आर के पैरेलल में। और रेटेड पावर क्या है, ये जो रेट कर रखी, ये 40 वोट का है, ये 60 का है, ये रेटेड पावर है। एक होती इफेक्टिव पावर, जब 3-4 चीजें कनेक्ट हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या होगी, पैरेलल की क्या होगी। सीरीज में होगा 1/1/P, सबकी पावर का सम, वो इनवर्सली होगा 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। और पैरेलल में होगा डायरेक्टली P1 प्लस P2 प्लस P3, वो इफेक्टिव पावर। हाँ हो गया। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, जब दो चीजों को हम आपस में रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफर होता है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने की वजह से जो इक्वल अमाउंट था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, वो इम्बैलेंस हो जाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट है या एक सब्सटेंस है विच लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, तो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि पहले उसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था। मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 ही उसमें पॉजिटिव थे चार्ज, 11 नेगेटिव, 11 ही प्रोटॉन्स और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, तो सोडियम क्या करेगा, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब उसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज से, यानी कि प्रोटॉन अभी भी 11 है, इलेक्ट्रॉन उसने एक लूज कर दिया, पहले 11 थे अब 10 रह गए, तो जो चीज ज्यादा होगी, अब एक पॉजिटिव चार्ज है +11, ठीक है, जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 10। आंसर कितना आएगा, +1। इसलिए सोडियम पे क्या चार्ज होता है, बात समझ गए? तो इस तरीके से चार्ज ट्रांसफर होता है, और या चार्ज ओरिजिनेट होता है जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ग्लास रोड याद रखो क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, सिल्क नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, ग्लास ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज किया है, अभी बताया था, और इसने क्या किया है, तो क्या आएगा, गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिल्क। क्या ग्लास रोड ने गेन किया है इलेक्ट्रॉन्स को सिल्क से, नहीं ना, गिव इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क, यस। गेन प्रोटॉन्स फ्रॉम सिल्क, प्रोटॉन का तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट ये देख लिया करो, ग्लास रोड है पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। The value of universal gravitational constant G is 6.67 into 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कौन सा है, बी ऑप्शन। 6.67 होता है ना। एक और चीज होती है, एक और की वैल्यू पूछते हैं गैस कांस्टेंट की, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31, एवोगैड्रो नंबर उसकी भी वैल्यू पूछते हैं, और प्लैंक्स कांस्टेंट की भी वैल्यू पूछते हैं। तो ये 4 वैल्यूज तो कम से कम कर लेना,
विच टाइप ऑफ वेव फ्रॉम द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये हमने एंग्लो में भी किए थे, है ना। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, रेडियो से नीचे आते हैं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती रहती है, इसमें क्या आएगा, गामा। गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे, सॉरी वेवलेंथ सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है, जब भी मुझे पेपर देना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हमेशा मैं ये क्वेश्चन डालती हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम डालती हूँ। तो ये कहां से है, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हें दिख रही हैं, यहां पे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं, पास पास है। हाँ, हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड क्लोजर टू ईच अदर, एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंगर। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा। तो इस पॉइंट पे पास पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन कंपैरिजन टू दिस पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा होगी, इस पॉइंट। तो ई ए इज मच ग्रेटर देन, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अ चार्ज Q is divided into two parts of small q and Q minus Q. If the Coulomb repulsion between them when they are separated to be maximum, same charge था, मैक्सिमम रिपेल हुए तो इसकी रेशियो क्या आएगी, एक चार्ज था Q, वो दो में डिवाइड हो गया, एक स्मॉल q और एक Q माइनस Q। मान लो 5 कुलाम था, 3 कुलाम ये है, तो ये कितना बचा, 5 माइनस 3, तो ऐसे ही दिस माइनस दिस, ये चार्ज होगा। मैक्सिमम रिपल्सिव का फॉर्मूला क्या था, इन्होंने स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया है, जो कुलाम फोर्स है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रिपल्शन। तो फोर्स, जो कुलाम फोर्स होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो के एक चार्ज है स्मॉल q, दूसरा है Q माइनस Q अपॉन आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू चार्ज और उसको पुट कर दो इक्वल टू 0। तो करो, कितना आया, के Q माइनस Q ओवर, तो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू PQ चार्ज, इज इक्वल टू, तो K कांस्टेंट है, 12 के उधर जाके 0, ऐसे ही आर स्क्वायर भी, क्या बचेगा, किसको डिफरेंशिएट करोगे, Q माइनस Q को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू, इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, कितना आएगा, स्मॉल q माइनस Q स्क्वायर अपॉन dq इज इक्वल टू 0। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा, डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इसमें तो पावर है ही नहीं, यहां से सिर्फ Q बच जाएगा और यहां पे आ जाएगा 2Q इज इक्वल टू, ये आ गया Q माइनस 2Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू 2Q। हमें रेशियो पूछी है कैपिटल Q ओवर स्मॉल q, कितनी है 2, या हम कहते हैं 2 रेशियो 1, या Q क्या होगा, Q अपॉन स्मॉल q की रेशियो क्या होगी 2। तो आंसर क्या आएगा, या रेशियो भी पूछी जा सकती है कि कितनी रेशियो आई, तो इसका मतलब दोनों
हाफ हाफ में डिवाइड हुए, इसलिए वो मैक्सिमम रिपेल हुए। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स का। तो फोर्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज इज इक्वल टू 0। When 10 raised to power 14 electrons removed from a neutral metal, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, कोई भी मटेरियल या मेटल न्यूट्रल कब होता है? When it contains equal amount of positive and negative charges, है ना, उतने ही प्रोटॉन्स और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो। लेकिन जब ड्यू टू फ्रिक्शन, रबिंग, इंडक्शन, कंडक्शन, किन्हीं भी कारणों की वजह से जब ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो ये इक्वल अमाउंट था, ये जो बैलेंस है, ये इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ज ओरिजिनेट होता है। तो जब 10 रेज टू पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव कर दिए, मतलब इसने इतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? लूज कर दिया। और अभी बताया था जब हमने ग्लास रोड वाला क्वेश्चन किया था कि जब कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो इस पे चार्ज क्या आएगा? स्फेयर पे पॉजिटिव, इट बिकम्स पॉजिटिव। समझ गए? जिसने गेन किया है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए। द पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज होलो स्फेयर इज, हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का अभी कंसेप्ट किया था, फिर 0 कह रहे हैं। हमने पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा है। सेम एज दैट ऑन द सरफेस। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि पोटेंशियल पूछा जा रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। अगर पोटेंशियल पूछा जा रहा है तो सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। हमेशा उस डिफरेंस को भूल जाते हो। ऐसे ही टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर को भूल जाते हो कि दो अलग अलग चीजें हैं और क्या है। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को, टी डेल्टा टी को भूल जाते हैं। नेक्स्ट इन ए कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन क्या है? बहुत ही आइडियल एक इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 100% है, जबकि प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो, जो हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था। तो पर थ्योरेटिकली इसकी एफिशिएंसी कितनी आती है? 100%। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कार्नोट इंजन में क्या होता है? घूम फिर के पैरामीटर्स वही हो जाते हैं जो ओरिजिनली थे। तो इन ए कार्नोट इंजन एट द एंड पॉइंट ऑफ द साइकिल द टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल, क्योंकि घूम फिर के पैरामीटर्स क्या हो गए? उतने ही हो गए, तो इक्वल टू इनिशियल। नेक्स्ट, टू सिमिलर स्फीयर्स having plus q and minus q charges are kept at a certain distance। दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू। एक डिस्टेंस डी पे रखा है या आर लगा लो, आर डिस्टेंस पे है। इफ द मिडल ऑफ टू स्फेयर्स, बिल्कुल मिडल में, सिमिलर स्फेयर प्लस क्यू चार्ज इज केप्ट, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एस। तो प्लस क्यू बीच में रख दिया तो क्या होगा? इक्वेशन पहले भी करवाया है। देखो मिडल में रखा है तो अब इससे डिस्टेंस कितना हो गया? r/2। इसका डिस्टेंस भी कितना हो गया? r/2। तो इनकी फोर्सेस को क्या कर दो? ऐड कर दो। नेट फोर्स क्या आएगी? दोनों फोर्सेस का सम। तो कितना हो जाएगा इनका? तो एक तो प्लस का है ना, नेट फोर्स पूछी है ना, पर वो इक्विलिब्रियम में होगा। प्लस क्यू पे पूछा है, इस पे पूछा, तो इस इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में फोर्स बतानी है। नेट फोर्स क्या हो जाएगी? नेट फोर्स होगी F1, मतलब इन दोनों के बीच की प्लस इन दोनों के बीच F2। कितना आया? K Q1 Q स्क्वायर हो जाएगा। वहां भी मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछी है ना। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम प्लस या माइनस नहीं लेते। प्लस या माइनस कहां लेते हैं?
डायरेक्शन के लिए। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में हम प्लस या माइनस नहीं लेंगे, तो दोनों ही क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्यू स्क्वायर, के Q1 Q2 यानी कि क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस हो गया प्लस के, इनका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो नेगेटिव नहीं लेंगे, ये भी क्यू स्क्वायर हो गया। शिवा गिव मी द फोन। तो के क्यू स्क्वायर बाय आर बाय 2 होल स्क्वायर, तो यहां से के क्यू एट नहीं होता, के क्यू स्क्वायर बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाय 4, वो 4 ऊपर चला जाएगा, यहां से भी 4 बाहर चला गया और आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, तो कितना आया, अब के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या था, एफ था, इसको हम एफ लिख सकते हैं, तो कितना आया 8F। तो नेट फोर्स जो होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 8F। अब डायरेक्शन बताओ मुझे, ये दोनों तो रिपेल करेंगे, इस पे फोर्स पूछी है, ये इसको रिपेल करेगा, इधर भेजेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फाइनली जो नेट फोर्स होगी वो कहां लगी, माइनस क्यू की तरफ। तो 8F मैग्नीट्यूड होगी फोर्स का बीके, एंड माइनस क्यू की तरफ होगी। समझ में आया, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है और फिर डायरेक्शन पूछी है, तो डायरेक्शन ये इन टर्म्स में दे रखी है, ठीक है। नेट फोर्स माइनस क्यू की तरफ क्यों हुई, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, ये उधर मूव करेगा, ये ट्रैक कर रहा है और उधर मूव करेगा, तो नेट फोर्स होगी माइनस क्यू, 8F। नेक्स्ट, अ चार्ज Q enclosed by a Gaussian surface। Gaussian surface क्या होता है, which is imaginary and closed and symmetric। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं Gaussian surface की, it must be closed और imaginary और symmetric। तो symmetric के लिए होता है, R रेडियस का है Gaussian surface। If radius is double then the outward electric flux is। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अभी हमने किया था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड चार्ज मस्ट बी एनक्लोज्ड इनटू द गॉसियन सरफेस। तो चार्ज क्या होना चाहिए, एनक्लोज्ड होना चाहिए, है ना। हाँ, तो इसमें रेडियस को डबल कर दिया है, क्या इसमें रेडियस का है, नहीं, रेडियस कम हो या ज्यादा हो, फ्लक्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, पढ़ो। तो अ सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज, एक सोप बबल है उसको नेगेटिव चार्ज दिया गया, देन इट्स रेडियस। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था तो किया था चाहे उसको नेगेटिव चार्ज दिया जाए या पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, चार्जिंग बाय इंडक्शन से अपोजिट चार्ज आएगा, फिर सारे अपोजिट चार्जेस रिपेल करेंगे, रिपेल करके सारा चार्ज कहां आ जाएगा, सरफेस पे। तो ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है दैट चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हमेशा तुम अंदर बेशक दोगे चार्ज पर वो सारा सरफेस पे आ जाएगा, तो जिसकी वजह से वो रिपेल करके आया है, इसकी वजह से जो सोप बबल है उसका साइज क्या हो जाएगा, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, चाहे नेगेटिव चार्ज दो या पॉजिटिव, क्या आएगा इसका आंसर, इंक्रीजेस। नेक्स्ट, आधे क्वेश्चन हुए अभी। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, हाँ वेरी गुड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन उसकी 0 है। अलोंग द एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है, ठीक है, इसके एक्सिस के थ्रू यानी कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब तुम्हें पता है सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो ये वो वाला केस हो गया
कि अ चार्ज एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब एक चार्ज स्ट्रेट एंटर करता है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, देन क्या पूछा गया, क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट होगा, क्या वो एक्सलरेट होगा, नहीं, ये बात तो पहले ही गलत हो गई। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पाथ इज सर्कुलर अक्रॉस द रेडियस। हमने 3-4 केस किए थे। अगर 0 डिग्री पे होगा, थीटा एंटर करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स कितनी होगी, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, क्या पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हाँ वेरी गुड, क्यू वी क्रॉस, यानी कि क्यू वी बी साइन थीटा। तो उसमें हमने 3-4 केस पढ़े थे कि अगर थीटा 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री पे अगर एंटर करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे वो एंटर कर रहा है 0 डिग्री पे पैरेलल, तो साइन 0 पे क्या होता है, 0, तो फोर्स क्या होगी, 0 होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, वो जैसे जा रहा है वो वैसे जाएगा, ना वो एक्सलरेट होगा, ना कुछ होगा, ना अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। उसके बाद एक और क्या था, हमने केस करा था 180 का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वो 180 डिग्री पे करेगा, तो साइन 180 डिग्री पे भी कितना होता है, 0 होता है, तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। थर्ड केस हमने किया था, अगर थीटा 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री पे होगा, तो साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, 1 होता है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, जो हमने वर्क डन 0 किया था तब बात की थी, तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा अगर थीटा 90 डिग्री हुआ। फोर्थ केस हमने किया था, अगर एक मूविंग चार्ज एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है एक्सेप्ट द एंगल 0, 180 एंड 90, 0, 180, 90 को छोड़कर अगर किसी और एंगल से वो एंटर करता है 30 या कुछ भी और, तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। तो इसमें वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट अलोंग द एक्सिस मूव कर रहा है, इसका मतलब थीटा 0 डिग्री है, फोर्स 0 होगी, वो जैसे जा रहा है वो वैसे ही जाएगा, तो ना सर्कुलर करेगा ना हेलिकल करेगा, क्या करेगा, सिर्फ डी। हाँ, द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, जैसे जा रहा है वो वैसे ही जाएगा। नेक्स्ट, अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप ऑफ एन इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप का कोई है, वो क्या करता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो फोर्स क्या होगी, 0, क्योंकि ये जो फोर्स होती है किस पे होती है, रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट के लिए होती है, रेगुलर शेप का सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है, तो इरेगुलर में कितनी होगी। नेक्स्ट है, ये वाला कंसेप्ट है, बहुत बार किया है हमने, इलेक्ट्रॉन बीम या दोनों सेम बीम या दोनों अपोजिट बीम, ऐसे किया था ना एमईसी में, जब दो पैरेलल, ये कंसेप्ट कौन सा है, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब एक बीम है इलेक्ट्रॉन की, एक बीम है प्रोटॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की है, ये प्रोटॉन की, आर पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हमें पता है द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज। हमेशा इलेक्ट्रॉन, बहुत शैतान बच्चा, हमेशा उल्टा चलता है, तो करंट, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, जबकि प्रोटॉन बहुत सूधा बच्चा है, शरीफ बच्चा है बेचारा, अपनी वाल निकल जाता, तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स में दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स में अगर करंट की डायरेक्शन हो सेम, तो उनके बीच जो फोर्सेस होंगी वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, अंदर की तरफ होंगी। कहता है वो पिक्चर हमेशा याद रखो कि अगर सेम डायरेक्शन है तो फोर्सेस ऐसे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपेल। तो करंट की अगर डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे इस केस में है, तो फोर्सेस क्या करेंगी,
दे रिपेल ईच, तो आंसर क्या आएगा? नहीं, रिपेल ईच अदर। करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी ना बेटे। पिक्सल का फर्क हो जाता है। हो गया? हाँ? क्यों दिख रहा है? सुन लो, अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, नहीं, एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, इन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इसको, देन इलेक्ट्रॉन विल, हमने इसके 4-5 केस, दो, मतलब टोटल ये 5 केस है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के मिला के। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। पहले तो ये मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? भूल गए? अरे इंडिया, कुछ ना कुछ नहीं, सारी लगती है, क्योंकि दो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द चार्ज और स्पेस अराउंड अ चार्ज, चाहे वो रेस्ट में है, वेदर इट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो वो रेस्ट में तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख दिया, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट तो जरूर करेंगे, तो फोर्स तो लगेगी। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, नहीं, जब मोशन में मैंने बहुत बार बताई है कि जब चार्ज रेस्ट में है इट हैज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बट व्हेन चार्ज इज इन मोशन इट क्रिएट बोथ द फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक तो हमेशा रहेगा ही रहेगा उसका, चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो रेस्ट में भी है तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको पुट कर दिया, तो दोनों में इंटरेक्शन होगी, फोर्स लगेगी, तो ये कंफर्म है कि वो मूव तो करेगा। अब वो किधर मूव करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में करेगा या अपोजिट में? अभी बताया इलेक्ट्रॉन शैतान बच्चा है, वो हमेशा उल्टा चलता है, तो वो कहां चलेगा? अपोजिट। तो मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए? अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होता तो सेम डायरेक्शन आता। अब एक और क्वेश्चन आएगा आगे, अगर इसी स्टेशनरी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया जाए तो फोर्स बताओ। 0, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि रेस्ट में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक का इलेक्ट्रिक एक का मैग्नेटिक, अब ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे। या अभी हमने जो फॉर्मूला किया था उस फॉर्मूले से कर लो, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। V मतलब वेलोसिटी, चार्ज मोशन में होना चाहिए तभी उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, अदरवाइज इंटरेक्शन ही नहीं होगी। पहले ये बात समझ में आई? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, वैसे एमीटर हमेशा सर्किट में या रजिस्टर के अक्रॉस सीरीज में कनेक्ट होता है, क्योंकि इसका क्या होता है? लो रेजिस्टेंस हो, तभी ये करंट को मेजर कर पाता है। रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम होगी, तभी तो ये मेजर करेगा करंट को। तो एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू measure the current. It has low resistance and it is always connected in the series in the circuit across the resistance. लोड के या रेजिस्टेंस के क्रॉस हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। हाँ, पैरेलल या शंट में, प्रीत, पैरेलल या शंट में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन, इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल। समझ गए? और अगर वोल्ट मीटर होता तो, और ये क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ कंपनीज के या आईएमसीटी के उसमें, अगर वोल्ट मीटर होता तो वोल्ट मीटर में हम हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इन सीरीज, तो उल्टा करना होता है। वैसे वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है सर्किट में रजिस्टर के अक्रॉस या लोड के अक्रॉस, लेकिन गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना हो वोल्ट मीटर में, हाँ, तो हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा बट इन सीरीज। समझ गए? ये हमने किया था बहुत बार। अब ये बताओ, अभी बता रही थी जो मैं बात कर रही थी चार्ज वाली, वो ये है, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी चार्ज,
स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है जो स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी का सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक नहीं है। इसको रख दिया किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों कैसे इंटरेक्ट करेंगे, या तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक करे या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करे, तो ये क्या होगा, इट रिमेन्स स्टेशनरी। इस पे फोर्स क्या लगेगी, एक तो इसको ऐसे कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड या एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज मूव करता हुआ एंटर कर रहा है, जो अभी हमने 4 केसेस की बात की कि वो थीटा 0 पे एंटर करेगा, कि 180 पे करेगा, कि 90 पे करेगा, कि किसी और एंगल पे करेगा। लेकिन अगर वो मूविंग ही नहीं है, वो बात थी मूविंग की, क्यू वी बी साइन थीटा, कि अगर एक चार्ज है बी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है विद सम एंगल थीटा, लेकिन जब वो मूव ही नहीं कर रहा है तो क्या होगा, फोर्स कितनी होगी, तो दोनों ही तरीके से उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो जैसे है वैसा ही रहेगा, स्टेशनरी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो उस पर फोर्स लगती, इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मैग्नेटिक पे रखा है तो इट रिमेन्स स्टेशनरी। ये 2022 वाला जो पेपर था एमसीटी का, उसका क्वेश्चन है, तो तुमने बहुत बार कर लिया है ना, तो शुरू से है उन्होंने तो कर ही लिया, और टेस्ट में भी आ जाता है। हाँ 32 पे तो पहुंच ही गए। इन एन आइसोथर्मल, अभी हमने तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस किया था। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अहमद, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस? हाँ, बॉयल्स लॉ इज आल्सो एग्जांपल, बट व्हाट आर द, वो तो बॉयल्स का हो गया, और प्रोसेस, प्रोसेस कौन सी है, 5 करके फिर कर लेना। चलो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बॉइलिंग प्रोसेस एंड मेल्टिंग ऑफ आइस आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर हो गया क्या, कांस्टेंट, एंड इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, ठीक है, क्या रहेगी, डज नॉट चेंज। ठीक है, अब ब्रेक ले लो 1 घंटे का,